दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, दूसरा प्यार पार्ट 1। जुलाई की रात जैसे जैसे गहरा रही थी, अकेलापन उतनी ही तेजी से शहर के हर मोहल्ले, हर गली, हर बिल्डिंग में रिस रहा था। एक धीमी गुरूर से भरी लावा की नदी की तरह। जैसे बाढ़ का पानी चढ़ते उतरते दीवारों पर निशान छोड़ जाता है ना, वैसे ही किसी भी शहर में हर सुबह तड़के घरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली रात यहाँ अकेलापन आया था। कहीं बत्तियां खुली रह जाती हैं, कहीं मोबाइल पर एक ही नंबर 24 बार डायल किया हुआ मिलता है, कहीं आंसू सूख गए होते हैं, कहीं उदास होठों पर कोई नाम मुरझाया हुआ मिलता है, कहीं एस्ट्रे में धीमी मौत के टुकड़े रात भर में इकट्ठा हो गए होते हैं, कहीं कॉफी के मग थके हारे लेटे होते हैं, किसी कप के कोरों पर लिपस्टिक, किसी कप के कोरों पर प्यास। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रिद्धिमा मिश्रा अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस से आने के बाद जूते तक उतारना भूल गई थी। नेट्स पर मोबाइल फोन ले जाना मना था। रास्ते में स्कूटर चलाते वक्त फोन बैग में रहता था, इसलिए घर आते ही हड़बड़ी में दरवाजा खोला और बिस्तर पर खुद को फेंक कर फोन में वो एक चीज तलाशने लगी जिसका ख्याल रास्ते भर मन में कौंध रहा था, ब्लू टिक। ये ब्लू टिक वो जादुई संदेशा था जो बताता था कि प्रैक्टिस पर जाने के पहले भेजा गया मैसेज उस खास शख्स ने पढ़ लिया था या नहीं। वो शख्स जो रिद्धिमा के लिए थोड़ा थोड़ा जरूरी बनता जा रहा था। उसके मैसेज के बगल में बैठा टिक अभी नीला नहीं हुआ था, मानो ब्लू टिक न हो रंगासी आर हो। कपटी कहीं का। वैसे तो छुपा रहता है और जब नजर आता भी है तो दिल का सत्यानाश करने। इस कमबख्त ब्लू टिक ने प्यार की, इंतजार की परिभाषा कितनी बदल दी थी। एक वक्त था जब कोई किसी को एक चिट्ठी लिखता था, अंतर्देशी पत्र या इंग्लैंड पर, या उस पीले लिफाफे में थूक से गोंद लगे किनारों को गीला करके चिपकाता था, लेटर बॉक्स में डालता था और फिर जवाब के आने के लिए पोस्टमैन का इंतजार करता था। पता नहीं होता था कि खत पहुंचा भी कि नहीं, कि कहीं उसके पापा या भाई के हाथ तो नहीं लग गया। और हर रोज 3 बजे पोस्टमैन की साइकिल के मोड़ से मुड़ने की राह देखते देखते इंतजार में दिन बीतते थे। और अब संदेशा भेजा नहीं कि अगले कुछ पलों में ब्लू टिक का इंतजार शुरू। इंतजार का कबाड़ा कर दिया था इस ब्लू टिक ने। रिद्धिमा कब फोन को देखते देखते सो गई पता ही नहीं चला, कब टिक नीला हो गया पता ही नहीं चला। शहर के दूसरे कोने में रिद्धिमा के संदेश को उस शख्स ने पढ़ लिया था जिसकी नजरों का रिद्धिमा के हरफों को इंतजार था, जिस शख्स से उसे धीमा धीमा प्यार होता जा रहा था। रिद्धिमा का कोच नील जोशी। नील जोशी उम्र में रिद्धिमा से 10 साल बड़ा था। माथे पर दाहिनी आंख के ऊपर एक स्कूल के दिनों के एक मैच में मिला निशान था, जब मोहल्ले के पिच पे बैटिंग करते हुए एक नुकीले पत्थर से उठती हुई गेंद समझ नहीं पाया था और आंख समझिए बस बच ही गई थी। लड़कियां उसको नजर का टीका मानकर उस पर भी आहें भर लेती थीं। उसकी आंखें ऐसी थीं कि जब इन आहें भरने वालियों में से किसी को देखती तो तीर की तरह दिल को भेदती नहीं थीं, बेल की तरह लिपट जाती थीं। उसके चेहरे के हर कोने को लड़कियां ऐसे निहारती थीं जैसे वो कोई साइंस प्रोजेक्ट हो। उसकी भौं का गोलाई में अंगड़ाई लेकर गिरने का एंगल, उसकी लंबी लंबी पलकों के उठने और गिरने की कसरत, उसके कागजी कानों का धूप के पड़ते ही लाल रोशनी से रंग जाना,
उसकी मुस्कुराहट जो अगर तकल्लुफ में होती थी तो बस होठों के किनारों तक पहुंचती थी, और अगर ईमानदारी से होती थी तो उसके होठों के कोनों को थोड़ा सा उठा देती थी। उसके गालों के खामोश पानी पर छोटे से भंवर जैसा एक डिंपल बना देती थी, और फिर गालों गालों चढ़ती हुई वो ईमानदार सी मुस्कुराहट उसकी आंखों में घुल जाती थी। उनमें एक चमक सी आ जाती थी, और कौन जाने एक महीन सी गीली सी लकीर। नील जोशी देहरादून में क्रिकेट खेलने वाली हर लड़की का सपना था, लेकिन रिद्धिमा को इन सारी मायावी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो नील का क्रिकेट पसंद था और नील की शायरी। जी हाँ, ऊपर वाले ने खूबसूरती और गुणों के समाजवाद के कॉन्सेप्ट को धराशायी करते हुए अकेले नील जोशी में कुछ अधिक ही गुण भर दिए थे। नेट्स पर तो नील रिद्धिमा से बहुत सख्ती से पेश आता था, लेकिन जब वो और रिद्धिमा मैसेंजर के छोटे से कमरे में अकेले होते तो उसका दूसरा ही चेहरा नजर आता था। शरारत भरा, शायरी भरा, शर्माता हुआ चेहरा। रिद्धिमा सुबह 4:30 बजे उठी तो सबसे पहले ब्लू टिक देखा। रात के कई मैसेज थे। उसकी छोटी बहन सौम्या का मैसेज था, दीदी ऑफलाइन हो मतलब एग्जाम की तैयारी कर रही हो ठीक से। माँ का मैसेज था, बिटिया स्पोर्ट्स कोटा में लग जाएगी ना नौकरी, कल से जी घबरा रहा है, नहीं हुआ तो। लेकिन ये सब छोड़कर पहुंची वो नील के मैसेज पर, सॉरी कल देरी से तुम्हारा मैसेज देखा, कैसी हो। ऐसी ही जिंदगी तो चाहती थी रिद्धिमा, जिसमें रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले नील आमने सामने हो। रिद्धिमा ने स्कूटर पर किक मारी और 2 बार की नानुकुर के बाद वो चालू हो गई। 5 बज रहे थे। सड़कें खाली थीं। सुबह के हिंदुस्तान की आवाजें गुजरते हुए घरों की खिड़कियों दीवारों से छन कर आ रही थीं। मम्मी 5 मिनट्स मोर, सोने दो ना। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। कहीं किसी बूढ़े दादाजी का मंत्रोच्चार, कहीं मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज, कहीं दूध वाले के ठेले से लदी साइकिल, कहीं पेपर वाले के फेंके अखबार की बालकनी में धीरे से धप, कहीं दूर रेलवे स्टेशन में ट्रेन का सायरन। हर सुबह ये सारी मध्यम मध्यम कानों को सहलाती आवाजें रिद्धिमा को अपने पापा की याद दिलाती थीं। जब से घर में माँ पापा से दूर आई थी, याद के इन छोटे छोटे बहानों का ही तो सहारा था। कभी बचपन से अब तक सुनी आवाजों का मरहम, कभी फोन पर रोज आती माँ या सौम्या की खींची आड़ी तिरछी तस्वीरों का मरहम, कभी किसी किताब में बुकमार्क के तौर पर रखी हांफते कांपते पापा मम्मी और दोनों बहनों की वैष्णो देवी की चढ़ाई वाली तस्वीर का मरहम। घर से दूर रहते बच्चे रोज पराए शहर में कोई न कोई मरहम ही तो तलाशते रहते हैं। घर से दूर रहने का घाव आधा हिंदुस्तान अपने सीने में लिए जो फिरता है। रिद्धिमा को आजकल धीमे धीमे रवां होती मोहब्बत की शक्ल में एक और मरहम मिल गया था। सुनते हैं लड़कियां अक्सर उस इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उन्हें जाने अनजाने उनके पिता की याद दिलाता है। रिद्धिमा को नील जोशी की कई बातें अपने पापा की याद दिलाती थीं, लेकिन आजकल पापा उससे नाराज थे। रिद्धिमा के टीचर पापा इसी साल कस्बे के प्राथमिक विद्यालय से रिटायर होने वाले थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि बेटी बल्ला उठाए, स्पोर्ट्स के मैदान में जाकर दौड़े, लुढ़के, चोट खाए, क्रिकेटर बनने के सपने देखे। वो चाहते थे कि बेटी कोई अच्छी नौकरी कर ले, एक सेफ जिंदगी अपनाए, अनिश्चितताओं वाला ये रास्ता नहीं, क्योंकि अब उनके रिटायरमेंट के बाद पैसे की जरूरत बहुत पड़ने वाली थी। लेकिन रिद्धिमा ने बड़ी यंत्रणा, बड़े मंथन, बड़ी कश्मकश के बाद फैसला किया था कि वो वही करेगी जो उसका दिल कहता है। वो क्रिकेटर बनकर पापा की इच्छा पूरी करना चाहती थी, भारत के लिए खेलना चाहती थी, महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ी डायना एडुल्जी की तरह, और फिर खेल के कोटे से सरकारी नौकरी पाना चाहती थी, पापा की मदद करना चाहती थी।
पिता और बेटी अपनी जगह दोनों सही थे। अक्सर हम दूसरा बनकर सोच नहीं पाते और इसलिए जिंदगी को और उसके सवालों को दूसरे के नजरिए से देख नहीं पाते, है ना? रिद्धिमा अंडर 23 ट्रायल में सेलेक्ट हो गई थी और अब डिवीजन टीम में आ गई थी। इसके बाद बस एक कदम और था। 1 महीने बाद स्टेट टीम का सिलेक्शन और फिर उसमें इतना हुनर और आत्मविश्वास था कि कोच को पूरा भरोसा था कि आगे का रास्ता मुश्किल नहीं था। लेकिन सुबह और शाम के बीच एक पहेली उसे आजकल बहुत उलझाए थी। सुबह के नील जोशी और शाम के नील जोशी में ये हजारों मीलों का फासला क्यों था? शाम को तो शायरी, छेड़ और सुबह बस डांट। रिद्धिमा, अपना फुटवर्क देख रही हो? कल क्या कहा था मैंने? जस्ट लुक एट वेयर योर राइट फुट इज। नॉनसेंस। और शाम को 7 समंदर पार चलेंगे मैं और मेरा ख्वाब कभी, आंखों के रोशनदानों से हमें देखना आप कभी। रिद्धिमा कभी भी शाम वाले नील से दिन वाले नील का जिक्र नहीं करती थी, ये सोचकर कि कहीं वो खड़ूस शाम को भी आना न शुरू कर दे। वो कुछ लिखती और फिर उसी कमबख्त ब्लू टिक का इंतजार करती, जैसे उसके सामने मोबाइल स्क्रीन नहीं, नील का चेहरा हो और उसने सवाल पूछा हो और नील के कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। कभी कभी वो ऑनलाइन दिखता लेकिन ब्लू टिक नहीं आता। कभी वो ऑनलाइन दिखना ही बंद हो जाता। कभी कभी लिख के आता टाइपिंग, और रिद्धिमा कल्पना करती कि कैसे उसकी उंगलियां उसके कीपैड पर टाइपिंग कर रही होंगी, लेकिन फिर कुछ लिखा हुआ नहीं आता और फिर वो ऑफलाइन हो जाता। रिद्धिमा का खून खौल जाता। क्या लिख लिख के मिटाता रहता है ये? दिल की बात कहता क्यों नहीं? है ना मजेदार बात? आशिकों ने न जाने कब से लिख लिख के मिटाया है। सदियों से न जाने कितने खत लिखे, फाड़े, दोबारा लिखे, 10 बार लिखे, तन्हाई में कितनी स्याही खर्च की, कितने कागज मोड़ के कूड़े में फेंक दिए। और अब इस ब्लू टिक वाली दुनिया ने वो लिखना, मिटाना, वो मोहब्बत जाहिर करने की कोशिशों के सबसे खूबसूरत पल, उनकी खूबसूरती भी खत्म कर दी। क्या आप सचमुच इतने रोमांटिक हैं? रिद्धिमा ने एक दिन लिखा। बचपन से ऐसा हूं, उसने वापस लिखा और एक स्माइली बना दिया। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, सब कुछ। जैसे कि मुझे कटहल से नफरत है। हाँ, ये भी। और प्यार किया है तुमने? एक दिन वो बोला। नहीं, रिद्धिमा ने लिखा। फिर कुछ रुक के लिखा। अब तक तो नहीं, कभी करके देखना, शायर खुद बन जाओगी। रिद्धिमा की सांस रुक गई। डरते डरते उसने पूछा, प्यार है आपको किसी से? नहीं, उसने लिखा। फिर कुछ रुक के लिखा। अब नहीं, पहला प्यार था। रिद्धिमा बोली। हाँ, उसने कहा। आई डोंट नो, मुझे बहुत जेलस हो रहा है पूछते हुए, लेकिन पहला प्यार बहुत खूबसूरत होता है ना? रिद्धिमा ने लिखा। नहीं, उसने लिखा। ये राइटर्स का बनाया झूठ है, दूसरा प्यार सबसे खूबसूरत होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद प्यार ही लेखकों द्वारा बनाया गया कोई झूठ है। सोच के देखिएगा इस कमबख्त बला के बारे में। जैसे एक बेमोल टुकड़े को हीरे का नाम देकर विज्ञापन कर करके उसे दुनिया का सबसे बेशकीमती पत्थर बना दिया गया, वैसे ही शायद इंसानी फितरत के इस बेमोल टुकड़े को किसी चालाक कवि या लेखक ने प्यार का नाम दे दिया होगा। अरे आप खुद ही सोचिए ना, ये दिल का तेजी से धड़कना, ये नब्ज का रफ्तार से चलना, ये आंखों से वक्त बेवक्त कारण बेकारण आंसुओं का बह निकलना, ये सब तो अलग अलग बीमारियां हैं ना। किसी बड़े काबिल आदमी ने सारे दर्द, तेज नब्ज, मरोड़, आंखों से पानी आना, सबको मिला जुला के उसे प्यार का नाम दे दिया। जो बच सके वो बच गए, बाकी करोड़ों पड़े मरीज दुनिया में। उन्हीं मरीजों में से रिद्धिमा भी थी। हर दिन थोड़ी और मरीज होती जा रही थी। हाँ मम्मी, नहीं कुछ दिन से थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चल रही थी, नहीं पढ़ाई भी ज़्यादा थी ना। एक सुबह वो फोन गर्दन में फंसाए कमीज प्रेस करते हुए बोली, अरे पढ़ाई कितनी ज्यादा भाई, एक हफ्ते से तुम्हें हमारा फोन तक उठाने की फुर्सत नहीं है। ऐसी क्या किला फतेह कर रही हो बिटिया? किला फतेह ही तो है मम्मी, रिद्धिमा ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा।
फिर जोर से बोली, अरे अब काम रहता है ना मम्मी, क्या क्या बताएं तुम्हें, मिनट मिनट की रिपोर्ट दें क्या? अच्छा बनो मत, रात रात भर तो ऑनलाइन रहती हो है नहीं तो, रिद्धिमा की मम्मी ने कहा। अच्छा तुम बड़ा हमें ताड़ा करती हो ऑनलाइन, तुम कहे ऑनलाइन रहती हो रात रात भर, ये बताओ पहले, पापा को बता दे। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, हाय राम, बेशर्मी की हद तो देख लो कोई, झापड़ पड़ेगा ना ऐसा अक्ल सही हो जाएगी। मम्मी ने भी जोरों से हंसते हुए कहा। आज मम्मी कितने सवाल कर रही थी पता है। रात को मैसेज पर रिद्धिमा ने नील को लिखा, कह रही थी कि रात रात ऑनलाइन क्यों रहती हूँ। मजाक में कह रही थी, लेकिन तो क्यों रहती हो रात रात भर ऑनलाइन? वो बोला, राशन की शॉपिंग करने के लिए इंटरनेट से। हाँ नहीं तो। दोनों ने एक दूसरे को स्माइली भेजी। बताओ ना क्यों रहती हो ऑनलाइन? आपसे बात करने के लिए। आप ऐसे दिन में मिलते कहाँ हैं? रिद्धिमा बोली, फिर कुछ सोचकर जैसे भगवान से वर मांग लिया। फाउंडिंग डे लंच है परसों, आप मिलेंगे मुझसे कुछ देर अलग से? अलग से? रिद्धिमा ने शब्दों का चयन एहतियात से किया था। उस लंच में बहुत से लोग आ रहे थे, सबके परिवार वाले और दोस्त सब आ रहे थे। ऐसे में वो चुरा कर नील से अकेले में मिलना चाहती थी। इस बार बड़ी देर तक टिक नीला नहीं हुआ। जब हुआ तो नील ने लिखा, हाँ मिलूंगा। मोहब्बत में इंसान मतलबी हो जाता है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो रही थी उस दिन रिद्धिमा मिश्रा के 5वीं मंजिल वाले फ्लैट में। रिद्धिमा प्रैक्टिस से अफरा तफरी में लौटी, लिफ्ट खराब थी तो ताबड़तोड़ सीढ़ियां चढ़ गई, बैग में पागलों की तरह चाबी ढूंढी और घर में घुसते ही फ्रिज से निकालकर पानी पीते पीते मम्मी का नंबर डायल कर दिया। मम्मा दीदी का फोन है, मुझसे भी नहीं बात करनी उससे, तुमसे ही करनी है। उधर सौम्या ने बड़बड़ाते हुए फोन अपनी माँ को दिया। रिद्धिमा की मम्मी ने फोन हाथ में लिया और जानबूझकर थोड़ा दूर रखकर फोन स्पीकर पे डाल के बोली, तेरी दीदी का फोन? यानी मेरी बेटी का, रिद्धिमा का? खुद उसने फोन किया मुझको? और सौम्या को आंख मार के माँ और छोटी बेटी बिना आवाज किए जोर से हंसने लगी। रिद्धिमा खींच गई। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग जीते हम हारे, हमें पता है हंस रहे होगे खुकुआ बेताल की तरह। हाँ रिद्धिमा बेटा बताओ, और तुमने फोन किया तो कोई बहुत जरूरी बात होगी बेटा, हैं? मम्मी ने फिर कटाक्ष मारा। रिद्धिमा ने हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपना मतलबी दांव फेंक दिया। मम्मा प्लीज वीडियो कॉल पे आ जाओ ना, साड़ी बांधना सिखा दो। उस रात रिद्धिमा फिर देर तक जागी, लेकिन वो आज ऑनलाइन नहीं थी। आज उसके जीवन की सारी प्राथमिकताएं ऑफलाइन थीं। 2 अलमारियां थीं, दोनों खंगाल डाली, पूरा घर ऊपर से नीचे कर दिया। पहले मम्मी की दी हुई और अलमारी के कोने में अब तक फेंकी हुई साड़ियों में से सबसे अच्छी साड़ी वीडियो कॉल पे मम्मी को दिखा दिखा के चुननी थी। फिर मैचिंग ब्लाउज, मैचिंग पेटीकोट, मैचिंग चप्पल। अरे रे 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 रे, चप्पल की तो बद्दी टूट गई थी, सुबह गांधी मार्केट से नई लेनी होगी। और मैचिंग चूड़ी और बिंदी। हाँ अब हो गई तैयारी। अगली दोपहर बेहद खूबसूरत लगती हुई रिद्धिमा लंच के लिए क्रिकेट क्लब में दाखिल हुई। नील एक कोने में खड़ा था, कई लोगों से घिरा हुआ। उनमें से आधी रिद्धिमा की टीम की लड़कियां थीं और बाकी उसके दोस्त। रिद्धिमा सधे कदमों से नील की ओर बढ़ी। वो चाहती थी कि यहां सबसे पहले उसे नील ही देखे, सबसे पहले वही उससे बात करे, और फिर बस एक पल बाद भीड़ में उसकी नजर नील से मिल गई। आज वो अकेले में उसे सब बता देना चाहती थी और नील से प्यार का इजहार सुन लेना चाहती थी। वो आज जिंदगी में पहली बार किसी के लिए सजी थी। खास होता है ना वो जिसके लिए सजने का मन करता है। हाय रिद्धिमा, लुकिंग ब्यूटीफुल, नील ने उसे कहा। शायद कुछ लोगों ने शर्माते हुए देखा भी होगा। यार यही ना तेरा नंबर? अम्मा कितना फोन किया यार, तू उठाता ही नहीं है। नील के एक दोस्त ने वही नंबर बोलते हुए कहा जो रिद्धिमा के पास था। अरे नहीं यार, ये तो मैंने साल भर से अपने दोस्त को दे रखा है, मैं नहीं, वही यूज करता है इसको, नील ने कहा। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। जल्द सुनाऊंगा इस कहानी का दूसरा हिस्सा, दूसरा प्यार, पार्ट 2।